हेलो बच्चों, 10th साइंस का नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। लेसन का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। बच्चों ये लेसन उसी तरीके से पूरा होगा जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है या किसी ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। एक एक दिन करके एक एक पार्ट एक एक जो है टॉपिक करके इस लेसन को पूरा किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, जिससे जो है आपको डेली की वीडियो मिलती रहेंगी और आप जो है पूरा लेसन सीख पाएंगे। तो लेसन का नाम है बच्चों कार्बन एवं इसके यौगिक। शुरू कर रहा हूं बताना। हर एक पार्ट जो है आपको जो भी बातें बताऊंगा हर एक 10th के लिए क्वेश्चन हो गया। हर एक बात बच्चों देखो, कार्बन हम लोग जानते हैं कि ये लो जी, ये कार्बन होता है, ठीक है। और इसके यौगिक कार्बन से बने हुए कुछ यौगिक होते हैं, ठीक है। और तो बहुत सारे यौगिक पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ यौगिकों के नाम लिखता हूं। जैसे यूरिया कार्बन से बना हुआ यौगिक है। जैसे कि आप देखते हैं प्रोटीन कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। आप लिखते हो कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट चाहे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। तो ये इसके क्या है? यौगिक है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ये जो कार्बन से बने हुए जो ये यौगिक है ना, इनको मैं कह रहा हूं कार्बनिक यौगिक। क्या कह रहा हूं बच्चों? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसको हमने पढ़ना है। कार्बन का मतलब तो कार्बन हो गया, एवं इसके यौगिक कौन से हैं? कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक। यूरिया है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और भी बहुत सारे हैं। ये जो है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। चलो अब आप देखो कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया? 1815 में आया और इसने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। क्या दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है ये जैव शक्ति सिद्धांत? जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि इन कार्बनिक यौगिकों को बनाने की शक्ति तो जीवों में ही पाई जाती है, ठीक है। जीवों में इन कार्बनिक यौगिकों की बनाने की शक्ति पाई जाती है। मतलब जीवों द्वारा इन यौगिकों का उत्पादन किया जाता है। इन यौगिकों का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है, ठीक है। किन यौगिकों का? कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है। इन्हें कहता है कि इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। प्रयोगशाला में जो लेबोरेटरी होती है में नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये जो है बर्जीलियस ने कहा। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो कहता है कि कुछ यौगिक जो होते हैं, आप तो ये लिख लें कि जीवों द्वारा कुछ यौगिकों का उत्पाद निर्माण किया जाता है। इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये कार्बनिक यौगिक मैंने सीधा यहां पर लिख दिया, ये वाला लिख दिया, लेकिन इसकी परिभाषा यहां पर आई थी। क्या कहा था बर्जीलियस ने? कहता जीवों द्वारा कुछ यौगिकों का निर्माण किया जाता है। इन यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब आप इस बात को अभी पूरी तरीके से समझे नहीं है बच्चों, इधर आओ, अब समझोगे। देखो पहले तो जीव शब्द का मतलब समझे। जीव क्या होता है? जीव होते हैं बच्चों आपके सामने जो पादप होते हैं वो भी जीव होते हैं, और जो जंतु होते हैं वो भी जीव होते हैं। ये सीख लो बात। क्या कि आप यूं मत समझना कि जीव में सिर्फ हम ही आते हैं या जानवर आते हैं। नहीं, जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। मतलब जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, वो सारे के सारे जीव में आते हैं। लेकिन जब आपने पादप कह दिया तो अब पादप भी आएंगे, और जंतु कह दिया तो अब जंतु ही आएंगे। मतलब जीवों के अंदर पादप और जंतु दोनों आते हैं, लेकिन पादपों में सिर्फ पादप आएंगे, जंतुओं में सिर्फ जंतु आएंगे, ठीक है। अब इनसे पादपों से देखो, आप देखो चावल किससे उत्पन्न होता है? पादप से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप देखो कि चावल के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे उत्पन्न हो रहा है? पादप से।
और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू किस में पाया जाता है? आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी जो है पादप से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो पादपों से कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न हो रहा है, सेलुलोज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी, जैसे पौधे की छाल होती है ना, छाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो वो सारे के सारे पादपों में पाए जा रहे हैं। जंतुओं से देखो दूध उत्पन्न होता है, अंडे उत्पन्न होते हैं, मांस उत्पन्न होता है, और इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो ये भी क्या है? प्रोटीन भी कार्बनिक यौगिक है, और कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज, ये सारे जो है ये भी क्या है? सेल्यूलोज। इसको मैं सही से लिखता हूं, देखो, सेल्यूलोज। ये जो है आपके पास, ये पादपों से उत्पन्न होते हैं, ये जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, और ये दोनों क्या है? जीव। तो इसका मतलब ये जो हमने यौगिक लिखे थे, जिनको हम कार्बनिक यौगिक कह रहे थे, ये किन से उत्पन्न हो रहे हैं? जीवों से उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज जो है वो लैब में नहीं बनाया जा सकता, प्रोटीन लैब में नहीं बनाया जा सकता इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो यही सिद्धांत था कि जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि जो कुछ बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जो सिर्फ जीवों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, उनका प्रयोगशाला में निर्माण नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जीवों का मतलब है पादप और जंतु। पादपों से कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज ये उत्पन्न होते हैं, जंतुओं से जैसे प्रोटीन, अंडा, मांस, मछली, इनमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इनका निर्माण जो है वो, अंडे का निर्माण अंडे मतलब मुर्गी से ही होगा। ऐसे नहीं कि अंडे का निर्माण आप लैब में कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बर्जीलियस ने कहा था। ठीक है, तो इसको अपने कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इसका मतलब ये हो गया कि दो तरीके के यौगिक हो गए हमारे पास। एक यौगिक तो हो गए अकार्बनिक, एक यौगिक हो गए कार्बनिक। एक यौगिक कौन से हो गए? कार्बनिक। दो तरीके के यौगिक हो गए। कहता कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या है कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। बर्जीलियस ने लास्ट में बात कह दी कि इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, और जो अकार्बनिक यौगिक है उनको हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। ठीक है, ये अकार्बनिक हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि बर्जीलियस के बाद एक वैज्ञानिक आया, वोलर। ठीक है, उसकी बात मैं बताता हूं। पहले मेरे को बताओ कि पेपर में अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार कुछ यौगिकों, बहुत सारे यौगिक क्या हो आप चाहे, बहुत से यौगिक जीवों द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। या आप यूं बोल दो कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को जो है जीवों द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात होगी एक प्रश्न की। एक प्रश्न आपको आ गया भाई, ये पेपर में आपको आ जाए तो आप फटाक से लिख देंगे कि जैव शक्ति मतलब जीवों में ही शक्ति पाई जाती है, किसके निर्माण की? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की। चलिए अब देखो आप फिर क्या कहता है कि इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, वोलर। ठीक है, वोलर आया कब? 1828 में, मतलब 13 साल बाद आया बर्जीलियस के। और वोलर आकर के क्या किया कि वोलर जो है ना, दो अकार्बनिक यौगिकों पर काम कर रहा था। कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक था? एक तो था अमोनियम सल्फेट, NH4। अब देखो, जो मैंने अभी एक बेसिक वीडियो डाली थी 9th और 10th के लिए आयनिक यौगिकों के सूत्र का निर्माण करना, वो वीडियो आप देखोगे तो यहां पर आइए सूत्र आपको लिखना आ जाएगा। सूत्र है अमोनियम सल्फेट का, आपको लिखना है अमोनियम सल्फेट। देखो, अमोनियम होता है NH4 प्लस, सल्फेट होता है SO4-2। दोनों को जोड़ करके यौगिक बनाना है, तो इसके बाहर लगाओ ब्रैकेट, और ये वाला 2 इसके पैरों में, ये वाला 1 इसके पैरों में। एक हम लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा NH4 की ट्वाइस SO4। ये अमोनियम सल्फेट हो गया। और इसके साथ वो किसके साथ यौगिक अभिक्रिया कर रहा था? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट के साथ इसने अभिक्रिया करवाई। ये दोनों ही अकार्बनिक यौगिक है। अब अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? अमोनियम NH4 प्लस, साइनेट होता है CNO-। दोनों को जोड़ोगे, ये एक इधर, ये एक इधर, एक एक हम लिखते नहीं, तो अमोनियम साइनेट हो गया। ठीक है, ये मैं कैसे लिखता हूं इसके लिए आप एक बेसिक वीडियो पीछे डाल रखी है मैंने, उसको जो है आप देख सकते हो।
इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाई तो ये अकार्बनिक यौगिक थे, और इनकी अभिक्रिया करवाई तो क्या अभिक्रिया हुई बच्चों? ये अभिक्रिया हुई कि ये दोनों क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। कैसे हैं? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक है तभी तो इनको प्रयोगशाला में जो है इनसे अभिक्रिया करवाने हैं अपने, न अगर कार्बनिक होते तो प्रयोगशाला में बना ही ना सकते। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभिक्रिया कैसे होगी? सॉरी, ये अमोनियम साइनेट नहीं है, पोटेशियम साइनेट है। पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट के साथ अभिक्रिया करवाई। अब पोटेशियम साइनेट है तो यहां पे क्या आएगा? के। अब अभिक्रिया हुई तो क्या होगा कि ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी कि पोटेशियम सल्फेट जो है पोटेशियम के साथ आ जाएगा और बन जाएगा K2SO4, और अमोनियम के साथ आ जाएगा साइनेट और ये बन जाएगा अमोनियम NH4 और CNO। ठीक है, इसके दो अणु ले लो तो यहां पर आ जाएगा 2। तो आपके पास यहां पर बन गया पोटेशियम सल्फेट और ये बन गया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। बच्चों, आप जो 10th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप साइंस से ज्यादा नहीं सीखे हो आप, लेकिन जो मैं ये बिंदु बता रहा हूं ना, इनको याद करना सीखना लग जाओ। अब अमोनियम याद रहने लग जाना चाहिए कि NH4+ होता है अमोनियम। साइनेट याद रहने लग जाना चाहिए कि CNO- को साइनेट कहते हैं। सल्फेट SO4-2 को कहते हैं। पोटेशियम K को कहते हैं। तो इनको आप याद करना सीख जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये अकार्बनिक यौगिक थे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, अभिक्रिया करवाई, पोटेशियम सल्फेट बन गया और अमोनियम साइनेट बन गया। ठीक है, लेकिन इस अमोनियम साइनेट को और गर्म किया ना बच्चों, ये देखो और गर्म किया, NH4CNO, इसको गर्म किया तो हुआ क्या कि ये इस तरीके से बन गया। ये एक C है ना, ये C ऐसे बीच में लिख लो, इसके साथ O है तो यहां पर लिखो C, इसके साथ 2 बंद लगाओ और यहां पर लिख दो O, C डबल बॉन्ड O। अब N और N 2 है, एक N इधर लगा दो और एक N इधर लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लगा दो, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लगा दो। ठीक है, ये सूत्र बन गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये सूत्र होता है किसका बच्चों? यूरिया का। किसका सूत्र होता है? यूरिया का। अब याद रहने लग जाना चाहिए, C डबल बॉन्ड O NH2 को क्या कहते हैं? यूरिया। और ये यूरिया कैसा यौगिक था? कार्बनिक यौगिक था। और बर्जीलियस ने तो कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है लैब में किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वोलर ने इसको यूरिया को जो है किसमें बना दिया? लैब में। ये लैबोरेटरी में बना दिया, लैब में बना दिया। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण वोलर ने लैब में किया था। इससे पहले तो यह माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण लैब में हो ही नहीं सकता, यह सिर्फ जीवों द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को लैब में किसने बनाया? वोलर ने बनाया। कब बनाया? 1828 में बनाया। ठीक है, और सबसे पहले लैब में बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। कौन सा था? यूरिया। यूरिया का सूत्र C डबल बॉन्ड O NH2 ठीक है, लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। किससे बना था? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को अभिक्रिया करवाई तो अमोनियम साइनेट बना था, और अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था वो खत्म हो गया बच्चों। उसकी सिद्धांत जो है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वोलर ने, क्योंकि बर्जीलियस ने का जैव शक्ति सिद्धांत कहता था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ जीव ही कर सकते हैं, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो हमारे पास वोलर था उसने इसको लैब में, यूरिया को लैब में बना दिया, और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो है लैब में बनने लग गए। आजकल देखो प्रोटीन भी जो है वो लैब में बनते हैं, डिब्बे में आते हैं ना वे प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग वाले खाते हो, तो वे प्रोटीन वगैरह वो लैब में बनने लग गए। तो इसका मतलब है कि अब कार्बनिक यौगिकों को लैब में बनाया जाने लग गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने कार्बनिक यौगिक की, अब क्या बात बन गई? कार्बनिक यौगिक जो है वो लैब में बनाए जा सकते हैं। हाँ, जीवों द्वारा ज्यादा उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इनको लैब में भी बनाया जा सकता है। चलो बच्चों, अब ये बात एक बेसिक लेसन अपने शुरुआत कर रहे हैं अभी लेसन की। ठीक है, अब कुछ अपने कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक, ये अपने इतना महत्व क्यों दे रहे हैं कि इनको अलग से एक लेसन पढ़ रहे हैं?
कार्बनिक यौगिकों का महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ जितने भी यौगिक उपस्थित हैं, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिकों के बने हुए हैं। ठीक है, आप जो है क्या करते हो बच्चों कि जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो वैन से, तो जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल, ये सारे कार्बनिक यौगिक हैं। पेट्रोल डीजल कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। और आप देखो कि स्कूल में जाकर के आप टेबल कुर्सी पर बैठते हो, टेबल और कुर्सी पर, वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियां, उनमें सारों में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जो लकड़ियां हैं, ये टेबल कुर्सी में लकड़ियां आएगी, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। और जितनी भी चीजें जो आसपास होती हैं, वो अधिकांश चीजें जो है वो कैसी हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। चलो, इसका मतलब है कि ये कार्बनिक यौगिक जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब इतनी चीजें उपयोग में ले रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की, तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। मेन बात, जो हमारा कागज है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, वो भी जो है वो कार्बनिक यौगिक से ही बना होता है। चलो, ये बात होगी बच्चों। इसके बाद देखो कि हम कुछ कार्बन के बारे में बात करें, तो कार्बन जो है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है बच्चों, वो 6 होता है। ठीक है, और ये छोटे आकार का होता है। कार्बन जो है वो कैसे होता है? कैसा होता है? छोटे आकार का होता है। ठीक है, और कार्बन के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, 2 कार्बन अगर जुड़े ना, तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध भी हो सकते हैं, और ये किसी और यौगिक के साथ भी हो सकता है। कल की क्लास में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन जो है एक बंध का निर्माण भी कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, 3 का भी निर्माण कर सकता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों, अगर किन्हीं 2 तत्वों के बीच में एक ही बंध हो तो हम उसको सिग्मा बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा ऐसे बनाना है, और ये कौन सा लिखा है मैंने? सिग्मा बंध लिखा है। ठीक है, और अगर 2 बंध पाए जा रहे हैं, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। पाई तो आपको पता ही है, मैथ में आप पाई काम में लेते हो, तो ये एक पाई बंध है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। मतलब अगर 2 तत्वों के बीच में जितने भी बंध पाए जाएं, उनमें एक सिग्मा होगा और बाकी सारे पाई होंगे। तो कार्बन छोटे आकार का होने के कारण ये 1, 2, 3 तक बंध बना सकता है, और कार्बन जो है सिग्मा बंध भी बना लेता है और पाई बंध भी बनाता है। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है कार्बन की। चलिए, एक जो है कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का, अभी इसको अपने और डिटेल से पढ़ेंगे। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन के गुण से क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन से जुड़ के ना बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन से जुड़कर के लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसको हम कहते हैं कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण। क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण, कि ये कार्बन कार्बन से जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है और बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, इन यौगिकों को अपने कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। जो बाकी जितने भी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, वो जितने भी तत्व हैं, उन सब की तुलना में कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए इतने सारे यौगिक हो जाते हैं कि इनको हम अलग से ही पढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। इसीलिए हम इस कार्बनिक यौगिक को अलग से ही एक किताब में पढ़ते हैं, और इन्हीं कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को ही, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को, मतलब इनके बारे में पढ़ना, यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा 8वां लेसन है, इस लेसन नंबर कौन सा है? ये 8 लेसन नंबर है, ये 8। ठीक है, इसके अंदर हम कार्बन इसके यौगिक जो पढ़ रहे हैं, वो कौन से विषय है? ये कार्बनिक रसायन विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपनों ने ये बात शुरू कर दी है। कल हम पढ़ेंगे बच्चों
कार्बन के कुछ विशेष गुण, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर अपना शुरू हो जाएगा। आज पहला एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम हर दिन एक एक एपिसोड करके जो इस लेसन को पूरा करेंगे। जिन बच्चों तक अभी मतलब वीडियो नहीं पहुंची है, मतलब आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक, उन तक ये पहुंचा दें और लेसन देखना शुरू कर दें बच्चों। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।